नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप देख रहे हैं नौ प्रवाह लाइव। स्वागत है जियो पॉलिटिक्स में। भारत और चीन एशिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताएं, जिनकी सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक कड़ियां हजारों साल पुरानी हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो दिग्गज शक्ति केंद्र हैं। कभी मित्रता, कभी अविश्वास और कभी टकराव, यही इन रिश्तों का सच रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई से लेकर 1962 के युद्ध और 2020 की गलवान घाटी तक भारत और चीन के रिश्ते उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं। सवाल हमेशा यही रहा है कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? इसका जवाब समझने के लिए हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मौजूदा हालात तक हर परत खोलनी होगी। भारत और चीन के रिश्तों की जड़ें प्राचीन काल में जाती हैं। बौद्ध धर्म भारत से चीन पहुंचा और वहां की संस्कृति को गहराई तक प्रभावित किया। वेनसांग और फाहियान जैसे चीनी भिक्षु भारत आए और यहां से धर्म ग्रंथ, दर्शन और जीवन मूल्य लेकर गए। इसी तरह चीन से भारत में रेशम और कागज जैसी चीजें पहुंची। इस तरह दोनों सभ्यताओं का रिश्ता कभी केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान से भी गहरा जुड़ा रहा। उपनिवेश कालीन दौर में जब ब्रिटिश भारत की सीमाएं तय कर रहे थे, 1914 की शिमला संधि में मैकमोन रेखा खींची गई। भारत ने इसे मान्यता दी, लेकिन चीन ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश तब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को लेकर विवाद की जड़ें यहीं पड़ी। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1949 में चीन में माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट क्रांति सफल हुई। दोनों देशों ने नई राह पर कदम रखा। जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौता 1954 में किया और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा भी माना, लेकिन इसी दौर में दरारें पड़नी शुरू हो गई। 1959 में दलाई लामा भारत आ गए और भारत में उन्हें शरण दी गई। ये चीन को नागवार गुजरा। दूसरी ओर चीन ने चुपचाप अक्साई चीन में सड़क बना ली, जिससे भारत की रणनीतिक चिंता बढ़ गई। सीमा पर झड़पें शुरू हो गई। अंततः अक्टूबर 1962 में चीन ने अचानक हमला कर दिया। पश्चिम में अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया और पूर्व में तवांग तक घुसपैठ की। भारत को करारी हार मिली और 3000 से अधिक भारतीय जवान शहीद हुए। ये भारत चीन रिश्तों का पहला और सबसे बड़ा भरोसे का संकट था। 1962 के बाद रिश्ते ठंडे पड़ गए। 1967 में नाथूला और चोला दर्रे पर दोनों सेनाओं में संघर्ष हुआ, लेकिन इस बार भारतीय सेना ने चीन को करारा जवाब दिया और पीछे हटने को मजबूर कर दिया। इससे भारत का आत्मविश्वास लौटा। 1975 में तवांग में झड़प हुई और 4 भारतीय सैनिक शहीद हुए। ये 2020 तक आखिरी बार था जब सीमा पर गोलियां चली। 1976 में दोनों देशों ने फिर से राजदूत स्तर पर संबंध बहाल किए। 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी चीन गए और 1988 में राजीव गांधी ने बीजिंग जाकर रिश्तों में नई शुरुआत की। 1993 में नरसिम्हा राव के समय सीमा शांति समझौता हुआ। इस दौरे में रिश्ते धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़े, लेकिन अविश्वास की दीवारें कायम रही। 1996 में दोनों देशों ने सीमा पर सैन्य भरोसे का समझौता किया, जिसमें फायरिंग और बड़े हथियारों पर रोक लगी। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की यात्रा में चीन ने पहली बार सिक्किम को भारत का हिस्सा माना। 2005 में मनमोहन सिंह और वेन जियाबाओ ने रणनीतिक साझेदारी पर सहमति जताई। इस बीच व्यापार में भारी उछाल आया। 1992 में भारत चीन व्यापार महज 30 करोड़ डॉलर था, जो 2010 तक 60 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच गया, लेकिन इसमें भारत का घाटा लगातार बढ़ता गया। 2010 तक दोनों देश ब्रिक्स और G20 जैसे मंचों पर साथ दिखे, लेकिन चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे से पीछे नहीं हटा और पाकिस्तान को समर्थन देता रहा। 2013 में देपसांग में चीन ने 19 किलोमीटर अंदर तंबू गाड़ दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और शी जिनपिंग भारत आए। दोस्ती और निवेश की बातें हुई, लेकिन सीमा पर घुसपैठ जारी रही। 2015-16 में चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शुरू किया, जो कश्मीर से होकर गुजरता है और भारत को रणनीतिक खतरा पहुंचाता है।
2017 में डोकलाम में 73 दिन तक भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने डटे रहे। अंत में चीन को पीछे हटना पड़ा। 2018 और 2019 में वुहान और महाबलीपुरम में मोदी और शी जिनपिंग की अनौपचारिक वार्ताएं हुई। शांति और सहयोग की बातें हुई, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली। 2020 में गलवान घाटी में दोनों सेनाओं की भिड़ंत हुई और 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। चीन के भी सैनिक मारे गए, लेकिन उसने कभी आधिकारिक आंकड़ा नहीं बताया। भारत ने इसके बाद चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया, सीमा पर ढांचा मजबूत किया और क्वाड पर जोर दिया। 2020 के बाद से अब तक दर्जनों दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत हो चुकी है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति वैसी की वैसी है। भारत ने सीमा पर सड़कें, पुल और एयरबेस बनाए और चीन की बराबरी करने की दिशा में कदम उठाए। इसी बीच भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड गठबंधन को मजबूत किया ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोका जा सके। लेकिन आर्थिक वास्तविकता ये है कि भारत ने चीनी ऐप्स बैन किए और 5G में चीनी कंपनियों को रोका। फिर भी 2023 तक भारत चीन व्यापार 135 अरब डॉलर तक पहुंच गया और भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चीन ने लगातार भारत का विरोध किया। पाकिस्तान को खुले समर्थन से लेकर संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादियों को बचाने तक चीन ने भारत को कई बार निराश किया। 2023 में दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन में शी जिनपिंग ने आना तक मुनासिब नहीं समझा, जबकि भारत की कूटनीति के लिए ये बड़ा मंच था। इतिहास हमें ये सिखाता है कि चीन पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक है। 1962, 67, 75 और 2013 और 2017 और इसके बाद 2020 हर बार चीन ने भरोसे की दीवार तोड़ी। बातचीत और समझौते केवल कूटनीतिक औपचारिकताएं साबित हुई। चीन की रणनीति हमेशा यही रही कि बातचीत में दोस्ती दिखाओ और जमीन पर धोखा दे दो। आज भी सुरक्षा के मोर्चे पर चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आर्थिक रूप से भारत की निर्भरता कम करने की जरूरत है, क्योंकि आयात का बड़ा हिस्सा अब भी चीन से आता है। कूटनीतिक तौर पर चीन पाकिस्तान और भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ा है। भविष्य की रणनीति स्पष्ट है। भारत को सीमा सुरक्षा पर और निवेश करना होगा। सड़कें, पुल, सुरंगें, आधुनिक हथियार और बेहतर लॉजिस्टिक्स से ही LAC पर बढ़त बनाई जा सकती है। आर्थिक मोर्चे पर चीन से आयात पर निर्भरता घटाकर घरेलू उद्योगों को मजबूत करना होगा। कूटनीति में भारत को अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस और यूरोप जैसे देशों के साथ संतुलन बनाकर रणनीतिक गठबंधन मजबूत करने होंगे। वैश्विक मंचों पर भारत को अपनी सक्रियता और नेतृत्व से चीन की चालों का जवाब देना होगा। भारत चीन रिश्ते दोस्ती और दुश्मनी के बीच झूलते रहेंगे। इतिहास और हालात दोनों बताते हैं कि चीन पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक है। भारत को केवल सतर्क सहयोग की नीति अपनानी होगी। जहां जरूरत हो वहां सहयोग और जहां जरूरी हो वहां कड़ा प्रतिरोध। यही संतुलन भारत को न सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि एशिया और पूरी दुनिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनाना होगा। आज के जियोपॉलिटिक्स में बस इतना ही। अगली बार किसी और देश के रिश्तों के साथ हम चर्चा करेंगे जियोपॉलिटिक्स में। अपना रखें ख्याल। नमस्कार।